चलिए, आप वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, जो कि है थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 4। मैं आपको एक बार पहले थर्ड बुक डिस्कस कर देता हूँ, उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों की बुक में से आ रहे हैं, ठीक है, और हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ देखो, आपकी जो थर्ड बुक है बेटे, उसका नाम है, जो बच्चे थर्ड बुक है उसका नाम है फाइनेंस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी वाली बुक है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बनती है बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चार आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि हम किसमें सीखेंगे? चैप्टर नंबर 1 में बनाना भी सीखेंगे, और इसके अंदर कौन से हेड्स होते हैं, कौन से सब हेड्स होते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या सर हमारा सिलेबस में फर्स्ट टर्म में आ रहा है? हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट टर्म में सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, दूसरा आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है एनालिसिस करने का, और किन किन तरीकों से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर पाएंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। ठीक है, कैसे कैसे कंपेयर करेंगे अपनी फर्म को दूसरी फर्म से, ठीक है ना, अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से, या अपनी ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स को आपस में कैसे कंपेयर करेंगे, वो हम किसमें सीखेंगे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है कि कुछ टूल्स होते हैं एनालिसिस के। क्या होते हैं? कुछ टूल्स होते हैं एनालिसिस के। सर कौन कौन से वो टूल्स होते हैं? मैं बच्चे, पहला टूल होता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये एक टूल होता है। दूसरा टूल होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव इसको अलग अलग दे रखा है आपकी उस पे बुक में ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये क्या है? टूल्स हैं जिससे हम एनालाइज कर पाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। थर्ड होता है रेशियो एनालिसिस, और बच्चे फोर्थ टूल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन टूल्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या है? टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं इन टूल्स की मदद से। अब ये सर ये क्या चैप्टर आ रहा है? नहीं बच्चे, ये चैप्टर हमारी सिलेबस में नहीं आ रहा। बट जो थर्ड चैप्टर है, यहां तो इनका मीनिंग दे रखा है चैप्टर नंबर 2 में, 2 या 3 पेज का चैप्टर है ये। पर चैप्टर नंबर 3 में क्या दे रखा है? कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का पूरा टूल दे रखा है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये पूरा टूल दे रखा है कि इस टूल को यूज कैसे करेंगे, यानी इसमें हमें कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा इन टूल को यूज करके। कौन सा नंबर? चैप्टर 3 में। तो ये क्या सर फर्स्ट टर्म में आ रहा है? नहीं जी, ये फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा। और फोर्थ है आपका रेशियो एनालिसिस। कौन सा? रेशियो एनालिसिस, जो बताया कि टूल है किसका? एनालिसिस का। क्या ये सर सिलेबस में आ रहा है? हाँ जी, ये सिलेबस में आ रहा है। यानी हमें कंपैरिजन सीखना है कि कैसे कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किसकी हेल्प से? रेशियोज की हेल्प से। ठीक है, और फिफ्थ आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश पोजीशन बताता है कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहां से आया, कहां को गया, कौन बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो हमें इससे सीखना कि इससे कैसे कंपेयर करेंगे। सर क्या ये फर्स्ट टर्म है? नहीं जी, यानी यहाँ पे 3 चैप्टर किसमें है? टर्म 2 में है। आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 किसमें है? टर्म 1 में है। कितने मार्क्स का आ रहे हैं जी? 10 मार्क्स के दोनों मिलकर के आ रहे हैं टर्म 1 में। ठीक है, और जो चैप्टर 1 है इसको मैं कराऊंगा, जो आपकी सेकंड बुक है कंपनी अकाउंट्स, उसमें पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स जो आ रहा है उससे, उसके साथ मिलकर कराऊंगा मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच जाता है इसमें क्या? अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर, ये वाला। ठीक है, रेशियो एनालिसिस यानी ये वाला चैप्टर नंबर 4। तो आज मैं इससे स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि हमारा एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर को उस चैप्टर के साथ कर देंगे, तो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम करने के जा रहे हैं। तो हम थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का क्या है? एक टूल है। बात क्लियर हो गई? चलिए डालिए टॉपिक। इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गया ना क्या करने जा रहे हैं हम? चलिए आइए टॉपिक डालेंगे। बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। क्या है जी? रेशियो एनालिसिस।
सबसे पहले आप रेशियो का मतलब देखेंगे कि रेशियो क्या होती है। ठीक है जी, रेशियो होती क्या है। नहीं बच्चे, यहां पर देखता हूं। ये लो, आप में से किसी का छूटा हुआ है पेन शायद, ये लो, किसको चाहिए। बेटा क्लास डिस्टर्ब मत किया करो, फिर इधर देखो। इट रेशियो क्या होता है, लिख लीजिए। इट इज एन arithmetical relationship between two or more than two related or interrelated variables, elements और आइटम्स। ठीक है, यानी दो एलिमेंट्स, दो वेरिएबल्स जो कि आपस में क्या हो, रिलेटेड हो या इंटर रिलेटेड हो, उनके बीच का जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और चीनी एक रेशियो में डाली जाती है ना। अगर हम चाय पत्ती डाल रहे हैं 5 ग्राम, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीनी डालते हैं 10 ग्राम, एक रेशियो बन जाता है ना, यानी 1:2 का हो गया। यानी अगर हमने जितनी चाय पत्ती डाली उसके डबल क्या डलेगी, चीनी डलेगी। या हम पानी का देख लेते हैं कि अगर हमने पानी 1 लीटर डाला है तो उसमें हम कितनी डालेंगे, 20 ग्राम चाय पत्ती डालेंगे। हर बार रेशियो बना के चलेंगे ना, जितना ज्यादा पानी उतनी ज्यादा क्या, चाय पत्ती, और उतनी ही ज्यादा चीनी, और उसी हिसाब से हम दूध डालते हैं। तो सब क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, सब रेशियो पे काम करेगा। अगर हमने इतना पानी लिया है तो हम उसके हिसाब से अगर इतनी पत्ती डाल रहे हैं तो अगर वो पानी बढ़ गया तो पत्ती भी हम क्या करेंगे, उस हिसाब से बढ़ा देंगे। तो वो क्या है, ये इसी को रेशियो बोलते हैं कि किस रेशियो में हम क्या चीज को काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखते होंगे जो दूध देने वाला आता है वो भी कई बार पानी मिला के लाता है, तो वो भी रेशियो यूज करता है कि कितने पानी में कितने दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि कस्टमर को पता ना चले। अगर उसने वो रेशियो ऊपर नीचे कर दी, या तो उसको नुकसान हो जाएगा कम पानी मिलाया तो, और ज्यादा पानी मिलाया तब भी नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपको लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या करता है, रेशियो यूज करता है। ठीक है जी, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। चलिए, समझ में आ गया रेशियो क्या होता है। अब इसके मेथड्स क्या हैं, किसके, एनालिसिस के। रेशियो के थ्रू मैं किन 4 तरीकों से एनालाइज करूंगा, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो लिखिए, मेथड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ रेशियोज लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो नहीं, रेशियो तो एक तरह की होती है, अकाउंटिंग रेशियोज किस तरह की होती है। तो बच्चे इसमें पहली जो अकाउंटिंग रेशियो होती है उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सी होती है जी, लिक्विडिटी रेशियोज। दूसरी होती है सोल्वेंसी रेशियोज। थर्ड होती है हमारी टर्नओवर, या इसका दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशियोज। ध्यान रखना, टर्नओवर को ही हम एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, पेपर में आ जाएगा 1 नंबर में। और फोर्थ वन लास्ट हमारी होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ध्यान रखेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज किस में काउंट होती है, हमेशा प्योर वाले सिंबल में काउंट होगी। इस सिंबल का नाम क्या होता है, प्योर। क्या होता है, प्योर। तो यानी इस लिक्विडिटी रेशियोज को हमेशा हम किस में काउंट करेंगे, प्योर में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 5:1, 2:1, ये क्या है, प्योर में है, रेशियो में है। ठीक है जी। अब सोल्वेंसी रेशियोज किस में होती है बच्चे, सोल्वेंसी रेशियोज फ्रैक्शन में भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है, प्योर में भी हो सकती है और आपका परसेंटेज में भी हो सकती है। सोल्वेंसी रेशियो को परसेंटेज में भी कर सकते हैं हम कैलकुलेट, और प्योर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और टर्नओवर की बात करूं तो बच्चे टर्नओवर हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होगी, टाइम्स में। किसमें, टाइम्स में। टाइम्स का मतलब गुना,
कि इतना गुना, ठीक है ना, खर्चे का कितना गुना सेल्स हुआ, ठीक है, तो गुने में आ जाएगा। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। किसमें कैलकुलेट होगी, परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। अब लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या होता है बेटा, लिक्विडिटी रेशियोज हमारी बात करता है, ये कंपैरिजन में कैसे काम आएगा, कैसे कंपेयर करेंगे बेटा। लिक्विडिटी रेशियोज जो यूज होता है वो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, नेचुरल मतलब हम और आर्टिफिशियल मतलब हमारी कंपनी, क्या वो पर्सन अपने डेब्ट्स मतलब उधार पे करने में सक्षम है, क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। अगर वो पर्सन अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता है तो वो कौन माना जाता है, सॉल्वेंट पर्सन माना जाता है, ठीक है। और अगर वो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, वो पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो यहां पर क्या बात हो रही है, लिक्विडिटी रेशियोज की। क्या, लिक्विडिटी रेशियोज की। क्या एक पर्सन अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम है या नहीं है, क्या एक कंपनी उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर दे। इसी चीज को एनालाइज करने के लिए हम कौन सी रेशियो यूज करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो यूज करते हैं। क्योंकि पे क्या करना है, करंट लायबिलिटी पे करनी है। किसके थ्रू करूंगा, कैश के थ्रू करूंगा। तो यानी करंट एसेट से ही मैं क्या पे करने वाला हूं, करंट लायबिलिटी को पे करने वाला हूं। तो उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए, यानी पैसा चाहिए। पैसे को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो इसलिए बन गया कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज। यानी लिक्विडिटी रेशियोज को मैं किस लिए यूज करता हूं, कि अपनी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को एनालाइज करने के लिए यूज करता हूं कि मेरे पास कितनी करंट एसेट्स हैं करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली। क्या मेरे पास इतनी करंट एसेट्स हैं, इतना कैश अवेलेबल है कि मैं अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर पाऊंगा। बात क्लियर है। अगर मेरे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो मेरी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो यानी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, अच्छी है। और अगर नहीं है तो मेरी क्या है, बहुत बुरी है। तो क्या मैं अपने फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पा रहा हूं, नहीं कंपेयर कर पा रहा कि मैं कितना सक्षम हूं। तो ये इस तरीके से टूल यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करता है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का मतलब कहता है ये भी वही होगी कि मैं अपने डेब्ट्स को पे करने में सक्षम हूं या नहीं हूं। पर ये कौन से, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर वाला किस लिए यूज हो रहा है, कि क्या मैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम हूं नहीं हूं। और अगर सोल्वेंसी की बात करूं तो क्या मैं अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, क्या मैं इनको पे करने में सक्षम हूं, क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैं कौन सी रेशियो यूज करता हूं, सोल्वेंसी रेशियो यूज करता हूं। अगर मैं ये एनालाइज ही ना करूं तो क्या मुझे बताओ, मैं कभी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं इन रेशियो को यूज करता हूं, मुझे पता चल गया कि भाई आज मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मेरी इतनी वीक है कि मैं अपनी करंट लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नहीं करूंगा, अपनी एसेट को बढ़ाने की कोशिश करूंगा नहीं करूंगा। पर कब, जब मेरे को पता चलेगा, जब मैं कंपेयर करूंगा, एनालाइज करूंगा। अगर मैं एनालाइज ही नहीं करूंगा तो क्या मुझे कभी पता चलेगा इस बारे में, नहीं पता चलेगा। इसलिए इन अकाउंटिंग रेशियोज का यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए, अपनी फर्म के बुक्स को एनालाइज करने के लिए कि मैं कितना सक्षम हूं। बात क्लियर हो रही है। फिर वहीं पर आगे टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, कि भाई मेरे क्रेडिटर को जो मेरा जिससे मैं उधार लेता हूं, क्या मैं कितने समय में उसको पैसा वापसी कर देता हूं, कितने महीनों में ऑन एन एवरेज बेसिस, कितने महीनों में, कितने दिनों में उसको क्या कर देता हूं, पैसा वापसी कर देता हूं। या डेटर जो है, जो मुझसे उधारी लेके जा रहा है, वो कितने समय में मेरा पैसा वापसी आ जाता है। अगर मैं उधारी दूं तो कितने समय में पैसा वापसी आ रहा है। क्या मुझे ये एनालाइज पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा पैसा, जब मैं उधारी सामान बेच रहा हूँ कितने दिनों में पैसा आ रहा है, तो अगर मान लीजिए मैंने उधारी दे दिया और मुझे कल पैसा चाहिए, तो क्या मेरे पास कैश अवेलेबल होगा एट ए टाइम, नहीं अवेलेबल हो पाएगा। पर मैं क्या किसी को प्रॉमिस कर पाऊंगा कि भाई मैं इस टाइम पे आपको पैसा दे दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मुझे पता होगा कि मैं ऑन एन एवरेज बेसिस अगर इतना उधार देता हूं तो इतने समय में मेरे पास वो मेरा उस उधार का पैसा वापसी आ जाता है, तो मैं किसी को उस बेसिस पे प्रॉमिस कर पाऊंगा ना कि भाई इतने समय में मेरा पैसा आ जाएगा, इतने समय बाद आप ले लेना। और मुझे बताओ, जिसका उधार जल्दी वापसी आ जाता है, कस्टमर उस पर ज्यादा विश्वास करेगा, पैसा उसमें, इन्वेस्टर उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जिसका पैसा आने में टाइम लगता है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जिसका पैसा जल्दी आ जाता है। तो ये क्या होता है, बाहर वाले एनालाइज करते हैं टर्नओवर रेशियो हमारी, ठीक है। जितना हमने स्टॉक कर रखा है, जितना हमने पैसा, सॉरी, जितना हमने गुड स्टॉक कर रखा है, उसका कितना गुना हमारा स्टॉक बिक जाता है, क्या उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने पास स्टॉक करके रखूंगा नहीं रखूंगा, ठीक है। नहीं तो मुझे स्टॉक ही पता नहीं चलेगा कि मुझे स्टॉक कितना करना है, माल कितना मंगा के रखना है, एट ए टाइम ऑर्डर आ गया और मेरे पास स्टॉक ही नहीं पड़ा होगा, तो मेरे का तो लॉस होगा नहीं होगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाएगा।
तो ये सब क्या होता है, ये टर्नओवर रेशियोज यूज होती हैं इसके लिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, भाई मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैं निकालूंगा ही नहीं। मतलब कि मैंने इतनी सेल करी, मैंने 5 लाख रुपए की सेल करी है, तो 5 लाख में मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मेरे को पैसा कितना बच रहा है, कंपेयर करूंगा ना कि अगर मैं इतनी सेल करता हूं तो इतना नेट प्रॉफिट आ रहा है, और अगले साल इतनी सेल करी तो इतना नेट प्रॉफिट आया, फिर दोनों को कंपेयर करूंगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। क्योंकि अगर आप देखो प्रॉफिट देखा आपने, अगर आपने देखा सिर्फ प्रॉफिट, मान लीजिए 2017 में आपने सेल्स करी कितने रुपए की, 5 लाख रुपीस की सेल करी, और नेट प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीस। कितना कमाया, 1 लाख रुपीस। 2018 में आपने सेल करी 4 लाख रुपीस, और आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो 1 लाख रुपीस कमाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको प्रॉफिट हुआ या आपका प्रॉफिट सेम रहा? आप कह दोगे सर प्रॉफिट तो सेम है, बट यहीं पर आप गलत हो गए। आप देखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है। सर परफॉर्मेंस कैसे बढ़ गई? सर पहले 5 लाख की सेल करी थी तब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और अब सिर्फ और सिर्फ 4 लाख की सेल करी है तब भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो कॉस्ट कटिंग करी है हमने, या सेल बढ़ी है। पर ये तो देख के पता चल गया सेल नहीं बढ़ी, तो यानी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करी है हमने, यानी हम अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को एफिशिएंट बनाने में कामयाब हुए। क्या हमारा फर्म ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा, हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही? तो ये इससे पता चलता है हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है। पर अगर इसी का उल्टा होता, 2019 में मैंने सेल्स करी है 10 लाख और मेरा प्रॉफिट 1 लाख ही है अभी भी, तो मुझे बताओ पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छी थी या इस साल? पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि पहले 4 लाख की सेल में ही मुझे 1 लाख रुपए का मार्जिन आ रहा था, और अब 10 लाख की सेल करनी पड़ी मुझे उस 1 लाख रुपए के मार्जिन को कमाने के लिए। तो मुझे क्या हो गया, पिछले साल से लॉस हो गया। पर देखा जाए तो प्रॉफिट तो सेम है, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर मैं निकालू इसकी रेशियो, तो क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। तो मैं करूंगा, मेरा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, 1 लाख प्रॉफिट है कितने सेल्स में, 5 लाख की सेल में कितना कमाया, 1 लाख कमाया। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, तो 2017 में कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, जरा बताओ? 20% कमाया, नहीं कमाया? 2017 में कितना कमाया, 20%। यानी 1 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है, 20% है। और अगर मैं 2018 में देखूं तो मैंने 1 लाख कमाया कितने पे, 4 लाख की सेल्स पर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, 25%। ठीक है। और मैं अगर यहां करूं तो 1 लाख रुपए कमाया 10 लाख की सेल पर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना कमाया, सिर्फ और सिर्फ 10%। तो मुझे बताओ, क्या पहले मैं नेट प्रॉफिट को सही से कंपेयर कर पा रहा था, एनालाइज कर पा रहा था? नहीं। पर जैसे मैंने रेशियो निकाली, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या मुझे चल गया, पिछली बार कितना प्रॉफिट था, 20%, फिर कितना हो गया, 25%, अब कितना हो गया, 10%। तो क्या मुझे रेशियो यूज करके मेरे लिए इजी हो गया, नहीं हो गया, कि मुझे कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बात क्लियर हो रही है? तो क्या मुझे साफ साफ शो हो रहा है कि पहले 20% था, फिर मेरा 5% प्रॉफिट बढ़ गया, और फिर एकदम से 10% तक आ गया प्रॉफिट। पर अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट को देखता तो क्या मैं कंपेयर कर पा रहा था, नहीं। पर जैसे रेशियो यूज करा, क्या एनालिसिस इजी हो गई या नहीं हो गई? तो यही काम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का, या बाकी सारी रेशियोज का, क्या कर देना, अंडरस्टैंडिंग इजी कर देना, प्रेजेंटेशन अच्छी कर देना, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमिकल डिसीजंस कंपनी के अंदर ले पाते हैं। तो रेशियोज का आई होप यूज समझ में आया होगा। तो इन चारों रेशियोज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इन रेशियो को सॉल्व करने के मुझे क्या चाहिए होंगे, फॉर्मुलाज चाहिए होंगे। जैसे मैंने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला, तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है सेल्स के कंपैरिजन में, तो मैंने यूज क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालना होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। पर ये तो हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी करंट रेशियो निकालना होगा, लिक्विड रेशियो मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या लोचा है। लिक्विड रेशियो के बारे में क्या बताया मैंने, कि क्या मैं अपने करंट लायबिलिटीज को, करंट एसेट्स मेरे पास इतने हैं कि मैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाऊं, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर रेशियो मुझे किसके बीच में देखना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में देखना है। तो मैं उनके बीच का रेशियो देखूंगा, उसको क्या बोलेंगे, करंट रेशियो, कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। मेरे पास कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटीज है, उनका रेशियो क्या है, वो तो निकल जाएगा। पर क्वेश्चन क्या इतना इजी दे देगा, नहीं देगा। क्या करेगा, आपको फंसा देगा
आपको नेट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं देगा और कहेगा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। भाई अगर जो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक नेट प्रॉफिट चाहिए और एक नेट सेल्स चाहिए। तो वो नेट प्रॉफिट आपको नहीं देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो 11th क्लास में फॉर्मुलाज यूज किए थे, याद आ रहा है कुछ, वो यूज हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। ऐसी करंट एसेट्स लिक्विड रेशियो निकालने के मुझे क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। पर क्वेश्चन शैतानी क्या करेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डायरेक्टली नहीं देगा, आपको दे देगा टोटल एसेट्स दे देगा और नॉन करंट एसेट्स दे देगा और कहेगा करंट रेशियो निकालो। तो भैया करंट रेशियो के लिए मुझे करंट एसेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटीज भी चाहिए, तो करंट रेशियो करंट एसेट्स कैसे निकालूं, तो मुझे याद करना पड़ेगा, अरे हाँ सर ने बताया था कि टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बराबर होता है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स मुझे दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स भी दे रखी है। अगर मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दूं, क्या मुझे करंट एसेट्स मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि इन रेशियोज को यूज कैसे करना है। पहले हमें देखना है कि निकालना क्या है, उसको निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, और उस चीज के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट, हाँ जी बच्चा, कौन सा, थर्ड टर्नओवर रेशियो। बेटा टर्नओवर का मतलब होता है कि टर्नओवर, जैसे एक एम्प्लॉय का टर्नओवर होता है, कितने दिनों बाद एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। ऐसे ही इसमें बहुत सारी टर्नओवर रेशियोज पढ़नी है। डेटर टर्नओवर रेशियो, हमारे डेटर कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनसे पैसा लेना है वो कितनी जल्दी हमारा पैसा लौटा देते हैं, वो क्या डेटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, कितनी जल्दी क्रेडिटर्स को हम पैसा दे देते हैं, एक एवरेज निकालना, ठीक है ना, जितनी सेल करी उसमें से कितनी क्रेडिट सेल जल्दी हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उस तरीके से हम इसमें निकालेंगे टर्नओवर रेशियो से। अभी जब हम करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुस्कान, कनिका, कुणाल, कोई भी ले लो बच्चे, दे देना स्क्रीनशॉट फटाफट, थम्स अप दिखा देना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ मैं रेशियो यूज करूं या आपको पहले काम करते हैं लिक्विडिटी रेशियो यूज शुरू कर लेते हैं आज, और फिर मैं उसको आपको कुछ फॉर्मुलास बता देता हूं कि कैसे उन फॉर्मुलास को यूज करना है। ठीक है जी, चले आइए टॉपिक डालिए फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज, फर्स्ट रेशियो हम कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो, जिसको मैं किसमें कैलकुलेट करता हूं, प्योर में कैलकुलेट करता हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज short term solvency ratio. It is also known as short term solvency ratios. ठीक है जी, इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, इट इज यूज्ड to analyze short-term solvency of the business, short-term solvency of the business. That is, if a company or firm, or if you can say business, is able to pay its current liabilities, or you can say short term debts. क्या एक बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे करने के लिए एबल है या नहीं है, इसको एनालाइज करने के लिए कौन सी रेशियो यूज करते हैं हम, लिक्विडिटी रेशियोज यूज करते हैं। और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ दो रेशियोज फॉर्मूला यूज करने हैं। पहला हमें निकालना होता है इसके अंदर करंट रेशियो, क्या निकालना होता है, करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारे करंट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या मैं आज करंटली
अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे करने के लिए एबल हूं या नहीं हूं, वो मुझे कौन बताएगा? करंट रेशियो बताएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। बात क्लियर है? और क्योंकि अभी आपका ये बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, तो हम इसकी एब्रिविएशंस बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? रफ में सॉल्व करना है, तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पूरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिखने के लिए। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे? CA लिख देंगे, और उसको शॉर्ट में CL लिख देंगे। बात क्लियर है? और कोई पूछे कि भैया आइडियल रेशियो क्या होनी चाहिए? आइडियल रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक मुताबिक कितना करंट एसेट और कितना लायबिलिटी होना चाहिए। आइडियली बोलते हैं ना, इज अ आइडियल पर्सन, मतलब ये बहुत अच्छा पर्सन है, नोबल, अच्छा नोबल पर्सन है, अच्छा पर्सन है, ठीक है ना, कि हमारा आइडियल कौन है? आइडियल कौन होता है? हमेशा अच्छा पर्सन आइडियल होता है हमारा, जिसको देख के हम प्रेरित होते हैं। तो ऐसी रेशियो, करंट रेशियो क्या होनी चाहिए आइडियली, जिस रेशियो को अच्छा बोला जाए? तो वो आइडियल रेशियो होती है करंट रेशियो की 2:1। क्या होती है जी? 2:1। बेटा 2:1 का मतलब क्या है? कि जितनी मेरे पास लाइबिलिटीज हैं, उसके कम से कम दुगने मेरे पास क्या होने चाहिए? करंट एसेट्स होने चाहिए। अगर मुझे एक क्रेडिटर को 50,000 रुपए देने हैं, कितने रुपए देने हैं? 50,000 रुपए देने हैं, तो मेरे पास कम से कम 1,00,000 रुपए कैश होना चाहिए अवेलेबल। बात क्लियर है? करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, अगर मुझे क्रेडिटर्स को 50,000 रुपीज देने हैं, तो उसके दुगने मेरे पास क्या होने चाहिए? करंट एसेट्स होने ही चाहिए। इतनी मत क्लियर होगी? और इसके अंदर जो दूसरी रेशियो कैलकुलेट करनी है, उसका नाम है बच्चे लिक्विडिटी रेशियोज। क्या नाम है? लिक्विडिटी रेशियोज। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्विक रेशियो, सॉरी लिक्विड रेशियो। क्या बोलेंगे पहले तो? लिक्विड रेशियो। दूसरा होता है क्विक रेशियो। क्या होता है जी? क्विक रेशियो। अब वो क्विक भी मैंने कितनी जल्दी बोला? क्विक रेशियो, है ना? अब क्विक का मतलब है जल्दी से जल्दी, कि मैं कितना जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकता हूं। तो मुझे बताओ, मैं अपनी करंट लायबिलिटीज को कौन से करंट एसेट से जल्दी पे कर सकता हूं? जो मेरे इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उन एसेट से, या जो इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे उन एसेट से? तो यानी अगर मैं अपने करंट एसेट्स में से ऐसे एसेट्स हटा दूं जो कि इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्या तो उन एसेट्स को मैं क्विक एसेट्स बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता? यानी जो क्विकली यूज हो जाएंगे मेरी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। यस और नो? बेटा बोतल है, भर लो। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, लिख लीजिए, एसिड टेस्ट रेशियो। हाँ जी, एसिड टेस्ट रेशियो। बस कहते हैं बिल्कुल, मतलब ये बोलते हैं ना एसिड को टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल कंप्लीट ट्रू एंड फेयर, ठीक है? एसिड टेस्ट, बस 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 लिखिए। तीसरा नाम क्या है इसका? एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको आप या तो लिक्विड एसेट्स बोल दीजिए, या फिर आप क्विक एसेट्स बोल दीजिए। या तो आप लिक्विड एसेट बोल दीजिए, या फिर आप क्विक एसेट्स बोल दीजिए, अपॉन में करंट लायबिलिटीज, अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी को CLE बोल देंगे, और इसको QA बोल देंगे, ठीक है जी? और बच्चे क्या सर इसकी भी कोई आइडियल रेशियो होती है? माँ जी हाँ बच्चे, इसकी भी एक आइडियल रेशियो होती है, कि आपके पास कम से कम जितनी आपको लायबिलिटी पे करनी है उतने तो क्विक एसेट्स होने ही चाहिए। तो यानी इसकी वेरी गुड, इसकी आइडियल रेशियो क्या होती है? 1:1। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है जी? तो सर यहाँ पर क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है? माँ की बच्चे, क्विक एसेट और लिक्विड एसेट्स का मतलब है कि करंट एसेट्स में से वो एसेट्स हटा दो जो कि क्विकली हमारे कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। यानी सर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माँ जी ये हो जाएगा, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू
करंट एसेट्स में से माइनस कर दो स्टॉक। स्टॉक को क्या बोलते हैं हम सर? स्टॉक को तो हम इन्वेंट्री बोलते हैं। और माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये दो चीजें स्टॉक ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती? मां के बच्चे भी आप खुद बता दो। मैंने कहा जो भी आपके सामने मोबाइल फोन दिख रहा है, इसमें मैं परसों मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैं परेशान हो जाता था, हर 2 महीने मुझे रिचार्ज कराना पड़ता था। तो मैंने क्या किया परसों गुस्से में आकर के पूरे साल का रिचार्ज करा डाला। कितने का रिचार्ज करा दिया? पूरे साल का, पूरे 1 ईयर का रिचार्ज करा दिया। अब मुझे बताओ, मैंने इसके लिए 2700 रुपीज खर्च किए। एयरटेल का रिचार्ज आप जाके देख सकते हो ना, ठीक है? पूरे साल का कितना रुपीज का है? 2700 का, जिसमें 2 GB डाटा हर दिन है और 100 मैसेज और बाकी कॉल्स अनलिमिटेड है। तो साल भर का मैंने रिचार्ज करा लिया इसमें। तो मुझे बताओ ये मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए नहीं हो गए? और करंट करंट एक्सपेंसेस हुए? करंट एसेट्स बनी नहीं बनी? या नॉन करंट एसेट्स बनी? करंट, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, यूज कर लूंगा मैं इसको, है ना? तो ये मेरी करंट एसेट हो गई। तो क्या मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मुझे आपके इनके पैसे देने हैं, ठीक है, मान लो एलन के पैसे देने हैं, एलन के मुझे 1000 रुपए देने हैं, ठीक है, और मैंने रिचार्ज कितना कराया है? 2700 रुपीज का कराया है। तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी एसेट्स की? 6 महीने यूज कर लिया तो 27 का 100 का आधा कर लो, कितना हो गया? 1350, 1350 रुपए। तो क्या मैं एलन को बोल सकता हूँ एलन एक काम करो, आप मेरे क्रेडिटर हो, आप ना 1000 रुपए की जगह मेरा रिचार्ज ले लो? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या जो मैंने मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ लायबिलिटी पे करने के लिए? नहीं कर सकता। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना बैलेंस ट्रांसफर कर दूं उसके अकाउंट में जो एक बार रिचार्ज कर लिया? नहीं कर सकता। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने करंट एसेट से माइनस कर दिया, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे आवर करंट लायबिलिटीज। आई होप क्लियर है। और मैं बात करूं स्टॉक की, मान लीजिए मेरे पास 1000 मोबाइल है बेचने के लिए, स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 मोबाइल का, क्या मुझे बताओ मैं उसको इजीली कैश में नियर फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूं? या जब वो बिकेंगे जब ही कन्वर्ट होंगे? जब तक वो बिकेंगे, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होंगे। क्या मैं एलन को बोलता हूँ एलन मुझे आपके 1000 रुपए देने, एक काम कर भाई 100 रुपए का 1000 रुपए का 1000 रुपए देने, 100 रुपए का मोबाइल है, तू 10 मोबाइल ले ले उसकी जगह? वो क्या कहेगा? मैं क्या करूंगा भाई 10 मोबाइल का? ठीक है ना? वो कहेगा मुझे तो क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो क्या मुझे तो पैसे के बदले में हर कोई स्टॉक ले लेता है? नहीं ले लेता। इसलिए क्या मैं स्टॉक को यूज कर सकता हूँ करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए? नहीं कर सकता। तो ऐसी एसेट्स जो कि मेरी करंट लायबिलिटीज को पे करने में यूज नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं हम? क्विक एसेट्स बोलते हैं। बात क्लियर होगी? और इसी तरीके से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाता है। लॉस, लॉस भी तो आप एसेट्स में आ जाती है। क्या तो लॉस को मैं यूज कर सकता हूँ पे करने के लिए लायबिलिटीज? नहीं, तो वो भी माइनस हो जाएगी। बट हमारे पास क्वेश्चन ज्यादातर इनसे ही आएगा, स्टॉक से और प्रीपेड एक्सपेंसेस से। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। कोई दिक्कत है इसमें? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते। चलिए रब कर दें इसको। समझ में आया बेटा सभी को? चलो अब देखो बच्चे, क्वेश्चन कैसे आएगा, बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को समझो। बस 40 मिनट्स कंप्लीट होने दो, खत्म कर देंगे, ठीक है? 3 मिनट है, ठीक है? अरे छोड़ो, जल्दी देखो एग्जांपल का आंसर देखो जी, इधर देखो, सुनो मेरी बात, सुनो। आपको दे रखा होगा टोटल एसेट्स 15 lakhs, आपको बोल देगा इसमें नॉन करंट एसेट्स 10 lakhs हैं, और आपको बता देगा जी आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है आपकी 2,50,000 रुपीज, और आपको निकालनी है इसमें करंट रेशियो, ठीक है जी? और आपको एक चीज और निकालनी है, आपको क्विक रेशियो भी निकालनी है। आपको इसमें
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं? स्टॉक। ये आपको दे रखा है 50,000 और आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो भी आपको दे रखे हैं 50,000। ठीक है जी। तो आपको निकालने क्या करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, करंट रेशियो निकाल लेते पहले। और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। पर सर करंट लायबिलिटीज तो मेरे को दे रखी है कितनी? 2,50,000। मैंने यहाँ 2,50,000 ले लिया, पर करंट एसेट्स में क्या लूं? 5 लाख। कैसे निकाला सर? सर हमें पता है टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का डिफरेंस कर दूं तो मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बैलेंस शीट में सीखा है, यहाँ पर एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स इधर होते हैं, यहाँ करंट एसेट्स होते हैं, और इनको टोटल कर दो तो मेरे टोटल एसेट्स बन जाते हैं। यस और नो? और मुझे नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं अपने 10 लाख और टोटल एसेट्स दे रखे हैं 15 लाख। तो मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 में से 10 जाएंगे, 5 लाख आ जाएगी। तो करंट एसेट्स में यहाँ पर लिख दूंगा 5 लाख। तो मेरी सर रेशियो क्या आ जाएगी? 2:1 आ जाएगी। ध्यान रखना, इसको रिड्यूस 1 तक करना है, डिनोमिनेटर को 1 तक रिड्यूस करना है आपको, प्योर में कैलकुलेट करना है इसको। प्योर का मतलब लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, चाहे पॉइंट में चाहे कुछ है, लास्ट में 1 लगा लेके आना है आपको। ठीक है। और दूसरा इसमें क्या निकालना है मेरे को? क्विक रेशियो निकालना है। तो बेटा आ जाओ, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। यानी यहां भी करंट लायबिलिटीज है, यहां भी करंट लायबिलिटीज है, यहाँ करंट एसेट्स है, यहाँ पर क्विक एसेट्स है। और जबकि मुझे पता सर क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स में से स्टॉक और क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देना है, बाकी वही रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज मेरे को दे रखी है कितनी सर? 2,50,000। और सर करंट एसेट्स मैंने निकाले थे 5 लाख माइनस स्टॉक कितना? सर 50,000 का स्टॉक दे रखा है, और 50,000 के मुझे क्या दे रखे हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और अगर मैं माइनस कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2,50,000 से, तो मेरी रेशियो निकल के आ जाएगी। जरा बताओ कितना आएगा? 4 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 कितना आया जी? करो उसको जी। आज उसको कैलकुलेट करो ना पूरा।